हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्टूडेंट्स, आज क्लास 9th का एक साइंस में बहुत ही अच्छा चैप्टर हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन से पहले समझ लें ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होती है? एक तरह का खिंचाव होता है ना स्टूडेंट्स? आप लोगों को ये पता ही होगा कि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। अब उसमें आपको डिस्प्लेसमेंट दिखे या ना दिखे, कि अगर खींचा है तो कितना खींचा है, उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट, उस लेवल का, जब डिस्प्लेसमेंट होने के लेवल का खिंचाव होगा, फोर्स लगेगा, तभी ना आपको डिस्प्लेसमेंट दिखेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ना दिखे तो ये मत समझिए कि खिंचाव नहीं है। हम आपको खींच रहे, आप हमें खींच रहे, ठीक है। दुनिया में आपको जितनी भी चीज़ें दिखती हैं सब एक दूसरे को खींच रही हैं, मतलब सब एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी को कहते हैं ग्रेविटेशन, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ को अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकें तो वो एक डेफिनिट हाइट तक जा करके फिर वापस आ जाती है। इसका मतलब यही है कि कोई ऐसा फोर्स है जो उसको अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। और कहा तो यहाँ तक जाता है कि साइंटिस्ट न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, ठीक है। और वो पेड़ एप्पल का था। तो एक एप्पल पेड़ से टूटा और न्यूटन के सर पे गिरा। और जब सर पे गिरा तो उनके मन में एक विचार आया, उनके मन में एक विचार आया कि जो अर्थ है वो इस एप्पल को अपनी तरफ खींच रही है। अर्थ अपनी तरफ एप्पल को खींच रही है। उनके मन में एक विचार ये आया कि अगर अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है तो ऐसी कंडीशन में मून में भी ये कंडीशन होगी। मून भी किसी ना किसी को खींच रहा होगा, है ना। और ऐसी कंडीशन में जो फोर्स है वो दोनों ही केसेस में सेंटर की तरफ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस आधार पर एक हम ये भी समझ सकते हैं, आप लोगों ने कभी देखा होगा कि एक रस्सी में एक कोई पत्थर बांध लेते हैं और बांधकर उसको हम ऐसे सर्कुलर घुमाते हैं, तो घुमाते हैं तो वो पत्थर घूमता रहता है। तो स्टूडेंट, जब पत्थर वो घूमता है सर्कुलर पाथ में, तो सर्कुलर पाथ के हर एक पॉइंट पर उस पत्थर का डायरेक्शन चेंज होता है। क्या होता है? डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है। और जब डायरेक्शन चेंज होता है तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होती है।
या हम यूँ कहें कि एक्सेलरेशन उसका चेंज होता है। ऐसी कंडीशन में ये एक फोर्स के कारण ऐसा हो पाता है, ठीक है ना। वो फोर्स जो स्टोन को एक सर्कुलर पाथ में मूव कराता रहता है, जिसकी वजह से वो मूव होता रहता है, उसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है। किधर होता है? सेंटर की तरफ। मतलब हाथ में पकड़ करके हम ऐसे घुमाते हैं तो सेंटर कौन सा हो गया? हमारा हाथ ही हो गया, ठीक है। तो इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स याद रखिएगा आप लोग। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं और पढ़ते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। स्टूडेंट्स, आप लोग पेन कॉपी खोल कर रख लें और नोट्स बनाना शुरू कर दें, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ाने वाले हैं और बहुत अच्छे से समझाएंगे, मस्ती से आपको समझ में आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा, है ना। तो आज हम लोग समझेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और अगर समय रहेगा तो एक आध क्वेश्चन भी हम इस पर करवा देंगे, न्यूमेरिकल भी करवा देंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं और समझते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। तो स्टूडेंट्स देखें, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसके अकॉर्डिंग एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। स्टूडेंट्स, मतलब ये है कि इस ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। वो फोर्स उन ऑब्जेक्ट के मासेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा, और अगर बीच की डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स बढ़ेगा, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर एक साइड का बढ़ता है, मतलब अगर मासेस का प्रोडक्ट बढ़ता है तो फोर्स भी बढ़ेगा, और मासेस का प्रोडक्ट अगर घटता है तो फोर्स भी घटेगा। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है। तो ये आप लोग इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ताकि हम आगे बढ़ेंगे इसके फार्मूले की तरफ, और फार्मूले को देखते हैं कि किस तरीके से आखिर इस रूल को लगा करके हम फार्मूला डेवलप करते हैं, और वो फार्मूला जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं और देखते हैं कि फार्मूला किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, सपोज ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेंटर इसका ये है और ये है। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो इस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। ये वाला
जो ऑब्जेक्ट है वो इसको अपनी सेंटर की तरफ खींचता है, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो इसको अपनी सेंटर की तरफ इस तरह से खींचता है। ठीक है, मान लीजिएगा इस ऑब्जेक्ट का मास m1 है और इस ऑब्जेक्ट का m2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो कंसीडर कर लीजिए d है। कितना है? d है। स्टूडेंट्स आप लोग कंफ्यूज ना हो, कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि इसको r भी मान लेते हैं, तो चाहे r हो चाहे d हो, इसको डिस्टेंस ही आप मानकर चलिए। अगर आप d मानते हैं तो भी सही है, r मानते हैं तो भी सही है। ठीक है, कंफ्यूज ना हो इसमें, क्योंकि कहीं कहीं बुक में दिया है r, कहीं कहीं दिया है d, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर हकीकत क्या है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, according to universal law of gravitation, इस लॉ में क्या कहा गया है कि जो फोर्स अप्लाई होता है एक दूसरे की तरफ, जो ये लोग खींचते हैं, तो फोर्स जो होता है वो इन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मास का प्रोडक्ट का मतलब दोनों का जो मास होता है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना, और जो रिजल्ट आता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसके जो बीच की डिस्टेंस है ये d, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब 1/d²। ठीक है, 1/d²। ये स्टूडेंट्स हो जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखें क्या हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को अगर ले करके हम एक में मिक्स कर दें तो क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2/d²। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टूडेंट्स इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हम मान लेते हैं कांस्टेंट कैपिटल G। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, याद रखिएगा G हम मान लेते हैं, और ये हो जाएगा m1 m2/d²। तो स्टूडेंट्स ये आपका फार्मूला बन गया। इस फार्मूले से आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले से। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं थोड़ा आगे, G की वैल्यू हम निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए आगे इसको अगर हम ये करना चाहें G इक्वल टू, तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, F और d² अपॉन ये जो G के साथ में m1 m2 है ये नीचे आ जाएगा m1 m2। स्टूडेंट्स याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को कभी कभी यूनिट याद नहीं रहता है कि कैसे यूनिट हम याद रखें, तो स्टूडेंट्स हम आपको यूनिट निकलवा देते हैं। आपको अगर इसका SI यूनिट नहीं पता है
कैपिटल जी का, और पूछा जाता है स्टूडेंट्स, कैपिटल जी का एसआई यूनिट जरूर पूछा जाता है। तो देखिए हम आपको यूनिट निकलवा देते हैं। G इक्वल टू F का मतलब होता है फोर्स, और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो स्टूडेंट्स यहाँ लिख देते हैं न्यूटन, देखिए ध्यान से। और डी स्क्वायर, डी क्या है आपका? डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर, ठीक है। यहाँ डी स्क्वायर है इसलिए हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन। अब देखिए m1, m1 क्या है? मास, मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, केजी, मास का यूनिट क्या होता है? केजी, किलोग्राम जिसको बोलते हैं, शॉर्ट में केजी बोलते हैं। तो m1 का केजी हो जाएगा। इसी तरीके से m2 भी मास है, उसका भी केजी हो जाएगा। इस तरह से कैपिटल जी का जो आपका यूनिट है वो क्या बन गया? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। केजी का केजी में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो केजी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जी के लिए, और एक वैल्यू होती है जी की, वो भी हम आपको नोट करा देते हैं स्टूडेंट्स। वो वैल्यू आपसे पूछी जाती है, उस वैल्यू को आप लोग याद कर लें, ठीक है। याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। जी की वैल्यू होती है जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ये स्टूडेंट्स इसकी होती है वैल्यू। ध्यान रखें, इस वैल्यू को याद कर लें, और इस वैल्यू को जो कैलकुलेट किया था वो हेनरी कैवेंडिश ने किया था। एक हेनरी कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने जी की वैल्यू को कैलकुलेट किया था, याद रखिएगा आप लोग। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका जो इसमें पूछा जाएगा, पहली चीज़ तो एक ये है कि आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखें आप लोग, इसको अच्छे से कंप्लीट करें। अगला आपका ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कैपिटल जी का एसआई यूनिट भी पूछा जा सकता है, इसको भी आप लोग याद कर लें। और जी का जो ये वैल्यू है इसको भी आप लोग याद रखें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने आपको करवा दिया है। अब मैं सोचता हूँ कि आपको एक इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करवा देते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ओके। तो स्टूडेंट देखें, एक क्वेश्चन हमने लिया है, आपके सामने है। द मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg and that of the moon is 7.4 into 10⁻22 kg. If the distance between earth and the moon is 3.84 into 10⁻5 kilometer, calculate the force exerted by the earth on the moon. G की वैल्यू आपकी गिवन है 6.7 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। मेन चीज़ आपको शुरुआत में क्या करना है कि जो गिवन है उसको अच्छे से नोट कीजिए। एग्ज़ाम में भी अगर आपका क्वेश्चन आता है इस तरह से, बाई चांस अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता है तो आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें, घबराएं नहीं, और पढ़ करके जो गिवन है कम से कम उसको अगर आप नोट कर देंगे तो 3 नंबर का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको 1 या 1.5 या 2 नंबर तक भी मिल सकते हैं, ठीक है।
और अगर आपने छोड़ दिया तो आपको 0 नंबर मिलेगा। तो इस वजह से आप कोशिश करें, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो आता है, जितना आप कर सकते हैं उतना करें, आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा। गिवन वाला ही अगर अच्छे से आप लिख देंगे तो आपको 1 से 1.5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, कम से कम 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। तो स्टूडेंट देखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि क्या गिवन है। गिवन क्या है? पहली चीज गिवन है मास ऑफ अर्थ। इसको हम क्या करते हैं कि कैपिटल M से इसको हम डिनोट कर देते हैं, 6 × 10⁻²4, ठीक, kg। स्टूडेंट्स हमने ये कैपिटल M क्यों लिया? आप लोग अगर चाहें तो स्मॉल me भी ले सकते हैं, e का मतलब अर्थ, ठीक है। और कैपिटल इसलिए ले लिया है कि भाई मून और अर्थ की जहाँ तक बात है तो उसमें अर्थ बड़ा है और मून छोटा है, तो इस वजह से हम सिंबॉलिक तौर से कैपिटल M ले सकते हैं अर्थ के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखें मून का दिया हुआ है मास, इसको स्मॉल m ले लीजिए, इक्वल टू 7.4 × 10⁻22 kg, ठीक है। और क्या दिया है देखें, बीच की डिस्टेंस आपको दी है, यानी d इक्वल टू आपको दे रखा है 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। स्टूडेंट्स ये आपका जो दिया हुआ है किलोमीटर में दिया है, ठीक है। किलोमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एसआई यूनिट के बेस पर किलोमीटर डिस्टेंस की यूनिट नहीं होती है, मीटर होती है। इस वजह से हम इसको मीटर में चेंज करेंगे। मीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो हमारा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको हम आगे करना चाहें तो आगे इसको हम कर सकते हैं, कैलकुलेशन आप लोग उसके आगे नोट करेंगे, यहाँ पर जगह नहीं है इस वजह से हम ऊपर इसको लिख रहे हैं। तो ये आपका आ जाएगा 3.84 × 10⁵, और इसको हम 1000 को लिख सकते हैं 10⁻3, ठीक है। तो 3.84, और स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है 10⁵ और 10⁻3 का अगर मल्टीप्लाई करें तो इनकी पावर्स जुड़ जाएंगी, तो 5 3 8 हो जाएंगे, ठीक है, इतना मीटर। स्टूडेंट्स याद रखें, एक्सपोनेंट में आप लोग पढ़े होंगे कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें पावर्स का ऐड हो जाता है, ठीक है, पावर को हम ऐड कर देते हैं। हाँ ये है कि मेन आपके सेम होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो g की वैल्यू इसमें आपकी दी हुई है, g इक्वल टू 6.7 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, आगे देखते हैं क्या होता है। तो फार्मूला सीधा लिखते हैं, फार्मूले में रख देंगे वैल्यू f इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल G कैपिटल M हमने लिया हुआ है इसमें, और स्मॉल m बाई d स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगी वैल्यू, g की वैल्यू कितनी है 6.7 × 10⁻⁻11, और यहाँ पर अगर देखें कैपिटल M की वैल्यू कितनी है, कैपिटल M यानी अर्थ का मास कितना है 6 × 10⁻24।
और मून का कितना है मास 7.4 इंटू 10⁻²2। ठीक है। और डी के लिए अगर बात करें तो डी स्क्वायर होगा नीचे, यानी डी की वैल्यू है यहाँ पर 3.84 इंटू 10⁸ ठीक है। ये हो जाएगा, ये होल स्क्वायर कर देंगे इसका। तो स्टूडेंट्स इसको आप नोट कर लें, इसके बाद में हम लोग और आगे इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि अभी तो इसकी वैल्यू रखी है ना, वैल्यू रखी है, और उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं। स्टूडेंट्स जो ये नंबर्स हैं इनको हम लोग रख लेते हैं एक जगह पर, ठीक है, और जो ये पावर्स वाले हैं इनको एक जगह कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं फिर। तो क्या हो जाएगा देखें, ये हो जाएगा 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 अपॉन, और ये होल स्क्वायर में है तो इसको हम क्या करेंगे, दो बार लिख देंगे, 3.84 इंटू 3.84, ठीक है। और ये 10⁸ का होल स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 2 जा 16, यानी ये हो जाएगा 10⁻16। तो देखिए पावर को एक जगह लिख देते हैं, ऊपर आपका 10⁻11 है इंटू 10⁻ फिर 24 है इंटू 10⁻22 है, और नीचे कितना है ये जो अभी बताया था 10⁻16 हो जाएगा ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिसिमल को हटाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिसिमल को हटाएंगे। तो चलिए डिसिमल को हटाते हैं। तो डिसिमल को हटाएंगे, अब देखिए ये 1 डिजिट के बाद डिसिमल है, इसको हटा दिया, 1 डिजिट के बाद ये है, इसको हटा दिया, तो 1 डिजिट ये, 1 डिजिट ये, 2 डिजिट हो गया। तो यहाँ से भरपाई कर लेते हैं, ये 1 हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये डिसिमल हटाने के लिए हमें यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये डिसिमल हटेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, ये हो जाएगा आपका 60, थोड़ा सा नीचे नोट करते हैं ताकि कट करने में प्रॉब्लम ना हो, 67 इंटू 6 इंटू 74 अपॉन 3.84 इंटू 3.84, पॉइंट तो है नहीं, सॉरी पॉइंट को हटा देते हैं। और ये जो 100 है स्टूडेंट्स, इसको हम अगर चाहें तो लिख सकते हैं 10⁻2 लिख सकते हैं ना। तो देखिए ये हो जाएगा 10⁻2 हो जाएगा ना। अब देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको पता है अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स जो हैं वो प्लस हो जाते हैं। तो 10⁻, इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 11 प्लस 24 प्लस 22, और ये वाला जो है डिवाइड वाला, तो डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई वाले को तो ऐड कर देते हैं पावर, लेकिन जब हम डिवाइड वाले को लेके जाते हैं तो उसका कर देते हैं माइनस। तो ये 16 है तो हो जाएगा 16 माइनस का, ठीक है। अब देखिए करते हैं आगे क्या होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 6 से हम इसको कट कर सकते हैं, ठीक है ना। 6 6 जा 36, बचेगा 2, और यहाँ 24 हो जाएगा, 24 6 4 जा 24 हो जाएगा ना। अब देखिए 2 से इसको कट कर देते हैं, 2 से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये
2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 32। अब तो कुछ कट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखें, यहाँ क्या हो जाएगा, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 67 इंटू 37 अपॉन 32 इंटू 384 और ये हो जाएगा इंटू, ये अगर हम करें इसको तो क्या हो जाएगा, 100 को 100 ही रखें क्या, 100 को 100 ही रहने दीजिए, इंटू 100 ही रहने दीजिए, तो यहाँ पर आएगा इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए माइनस माइनस वाले ऐड कर लीजिए, तो माइनस माइनस वाले कितने, 11 और 16 मिल करके हो जाएंगे 27। ठीक है, और प्लस ये जो तुम्हारा 24 और 22 है इसको प्लस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 46 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आगे अगर हम सॉल्व करें तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, पहले हम इसको साफ कर देते हैं। तो स्टूडेंट देखें 67 और 37 और 100 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका ये आ जाता है 2,47,900 और अगर 32 में मल्टीप्लाई हम 384 का कर देते हैं तो आ जाता है ये 12,288 और इनको अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर आता है 20.17 और यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम 46 से 27 को माइनस कर देते हैं तो प्लस के 19 आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पावर जो हमारी है 10⁻19 हो गई। अब हमने जो डिवाइड किया तो ये आपका आ गया। ऐसी कंडीशन में हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, तो ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब यही है कि आपका लेफ्ट से 1 डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, लेकिन ये 2 डिजिट के बाद है, देखिए 1 और 2। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, डेसिमल को हम यहाँ कर देंगे, यानी ये डेसिमल आपका हो जाए 2.01, ऐसे आप लिख सकते हैं 2.01 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पर हमने डेसिमल को 1 डिजिट लेफ्ट में खिसकाया है, तो ऐसी कंडीशन में पावर में 1 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20, कितना हो जाएगा 20। तो स्टूडेंट 2.01 अगर आप पूरा भी लिखना चाहें तो 17 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये आपका फोर्स आ गया और यूनिट जो आपका होगा वो न्यूटन होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स का कहीं भी यूनिट लिखेंगे वो तो न्यूटन ही होता है। तो स्टूडेंट्स आपको हमने पूरा कैलकुलेशन करके इसमें दे दिया है और अब आपको तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें है और वो तो आप लोगों को करना पड़ेगा। हमने कोई आप लोगों के भरोसे छोड़ा नहीं है, सारा कुछ करके आपको बताया है कि किस तरीके से क्या मल्टीप्लाई किसको हमने किया है, उसके बाद में क्या उसका रिज़ल्ट आया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपका ये क्लियर हो गया। आज का जो टॉपिक था वो टॉपिक था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसका हमने आपको फार्मूला यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है उसको हमने बताया, कैपिटल जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उसका यूनिट क्या होता है उसको बताया, और इसके साथ साथ जो जी का वैल्यू है वो भी हमने आपको बताई
साथ में एक हमने आपको क्वेश्चन भी करवा दिया उस पर बेस्ड। और स्टूडेंट्स आगे जो टॉपिक होगा वो मैं सोचता हूँ कि एक बहुत अच्छा टॉपिक है, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। वो है केपलर्स लॉ, ठीक है ना। केपलर्स लॉ स्टूडेंट बहुत मज़ा आएगा उसमें, आप लोग अगला वीडियो ज़रूर देखें। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस मित्रों तक शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम आपको फुल प्रिपरेशन कराएंगे एग्ज़ाम की। इसमें बिल्कुल भी कहीं पर भी हम छोड़ेंगे नहीं, जिससे कि आपको मैक्सिमम यानी 95 प्लस कम से कम आपको अचीव हो जाए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।